बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, जैसे कि टॉपिक का नाम आपको नज़र आ रहा है, आज हमने पढ़ना है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। ठीक है। अब ये आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, मूवीज़ में भी और छोटे होते कार्टून्स में भी देखा होगा कि जब भी कोई बंदा स्पेस में जाता है तो वो उड़ने लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे हम स्काई डाइविंग करते हैं। ठीक है, यानी उसके ऊपर ग्रेविटी लगती नहीं है। अब ऐसा होता क्यों है, यही हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, यही कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर वहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रही तो वहाँ पर हम ग्रेविटी आर्टिफिशियली कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो वेटलेसनेस का जो टॉपिक है ना बेटा, ये स्ट्रांगली रिलेटेड है रियल एंड अपेरेंट वेट से। ठीक है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं देखी या अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप जाके सबसे पहले रियल और अपेरेंट वेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करके आओ। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरी वीडियो देखनी है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, किसी भी टीचर से या स्कूल टीचर से या कॉलेज टीचर से या किसी जगह से भी आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि आपको वेटलेसनेस की समझ आए। ठीक है, अब अगर आपने नहीं पढ़ा या नहीं भी आया तो हम थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि देखो, यहाँ पे है आपके पास ये लिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये मैस लटका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बंदा बड़ा बाहर खड़ा है और वो क्या कहता है जी, चेक करता है कि इसके ऊपर मैस कितना है। अब ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए के साथ। सही है, इसकी वेलोसिटी जो है वो लिफ्ट की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब इसे कहा जाता है कि भाई इसके लिए ना तू ऐसा कर कि न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन जो है वो बनाओ। अब ये बंदा देखता है, अब ये कहता है सबसे पहले तो मैं ये देखूँ ना कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ग्रेविटेशन में है, लिफ्ट में है सॉरी। अब एक्सेलरेशन तो है, इसका मतलब है कि जब लिफ्ट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो आपका ये मास जो है वो भी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। ठीक है, उसने कहा एक्सेलरेशन तो है भाई, मसला आ गया फोर्स का। अब हमने ये देखना है कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। फोर्स देखने के लिए हमने क्या कहा कि उसने कहा कि ये एक तो इसका वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक टेंशन है जो स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो वेट स्प्रिंग बैलेंस होता है वो क्या करता है कि इसी टेंशन को मेजर करता है। ठीक है, अब उसने कहा कि क्या होता है कि नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही है। नेट फोर्स में आपका एक ट्रिक बता दूं या आपको, उसमें आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होती है ना उसको लेना होता है। तो नेट फोर्स टी माइनस एम जी इज इक्वल टू, अगर इसका मैस एम है तो एम ए। सही है, ये आपके पास आ गई वैल्यू। ठीक है, उससे कहा सही है। अब ये एम जी इधर आके एड अप हो गया तो टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। सही है, अब देखो यहाँ पे जब बॉडी ऊपर जा रहा था तो इसका मैस जो है, वेट इसका इतना होना चाहिए था, इसमें ये क्वांटिटी ऐड हो रही है तो इसका मतलब है कि रियल वेट से आपको ज़्यादा वेट नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना आपका असली वेट था उससे आपको क्वांटिटी जो है वो चेंज होके मिली है। ठीक है, इसी तरह जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो भी आपको इसका वेट जो है वो असल से कम नज़र आएगा। ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से तो कम नजर ज़्यादा नज़र आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इससे कम होगा। उसका फार्मूला भी हमने पीछे ड्राइव किया था, एफ इज टी इज इक्वल टू, यानी ये टेंशन डब्ल्यू के इक्वल थी ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए माइनस एम जी। तो यहाँ पर ये माइनस था, इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, डब्ल्यू इज इक्वल टू, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपके पास एम जी माइनस एम में आ गया। तो आपको असली वेट से एम ए क्वांटिटी कम मिलती है। ठीक है, तो ये वाली फोर्स जो थी ना, ये वाली एम में जो थी, ठीक है, हमने इसको नाम दिया था स्यूडो फोर्स का। सही है, अब ये हो गया जब अपवर्ड जा रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा था विद एक्सेलरेशन। अब अगर आपकी लिफ्ट जो है, ठीक है, वो स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए तो क्या होगा कि आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगी और तब उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसके बराबर हो जाएगी, जी के इक्वल। ऐसा ही होगा। इस केस को देखने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, पढ़ेंगे हम वेटलेसनेस ही, लेकिन पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेटलेसनेस होती क्यों है, आपका वेट खत्म क्यों हो जाता है, फील क्यों नहीं होता। तो उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये नहीं सोचना कि मैम तो पिछले वाला टॉपिक पढ़ाई जा रही हैं। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वेटलेसनेस की भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब वेटलेसनेस क्या होता है सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना आपने।
तो ये है आपकी लिफ्ट, मैस उसके साथ वही जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी ग्रेविटी के साथ आ रही है, ठीक है। अब इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, जी। तो अब यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो चाहता है कि मैं इसकी दोबारा से न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख दूं। जब वो लिखने की कोशिश करता है, कहता है एक तो इसके ऊपर इसका वेट लग रहा है mg, सही है, एक इस स्प्रिंग के अंदर लग रही है टेंशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स आप कितनी लोगे, mg माइनस टी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है हम उसको पहले लेते हैं, इज इक्वल टू, और ये अब यहाँ पे एम ए, अब एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ गया, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम जी। तो टी इज इक्वल टू, ये टी इधर वाली साइड पे चला जाएगा, ये एम जी इधर आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी, और आपके यहाँ पे क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 0। और टेंशन ही यहाँ पर इस स्प्रिंग के अंदर जितनी टेंशन थी उतना ही वेट था, तो वेट कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर ये स्प्रिंग का वेट आपको कितना नज़र आ रहा है, 0 नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर वो फ्रीली फॉल कर रहा है, यानी सिर्फ उसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो आपको यहाँ से लिफ्ट वाली की तो समझ आ गई कि वहाँ पे आपको वेट होते हुए भी वेट क्यों फील नहीं होता, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ से आपका टॉपिक होता है स्टार्ट। इमेजिन करो ये आपकी अर्थ है। अब आपने ये नहीं कहना कि वो तो फ्लैट होती है, अभी मैं सॉरी ग्राउंड होती है, सफ़ेयर की फॉर्म में होती है, ठीक है, ये नहीं कहना आपने। हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि आप खड़े हो और आपको अपने से आगे सारा सरफेस जो है वो फ्लैट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अपने मुतमईन रूह बन के खड़े हो, ओके, ये ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हो, आपके हाथ में पत्थर, ये आप मारते हो यहाँ पे, आगे फेंकते हो इसको। तो आपको पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ चुके हो कि ये ग्रेविटी की फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे कर दो। अब आपने क्या किया, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, इनू माड़ा बड़ा कर लो, ओके, थैंक यू फॉर अच्छा। तो आगे जी आप क्या करते हो, अगली दफ़ा देखा तो आप इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ा देते हो, तो ये थोड़ा सा आगे जाके गिरता है, सही है। और वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, ओके। तो एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप इसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो क्या होगा कि क्या करेगा, ये अर्थ सरफेस से इधर निकल जाएगा। क्या ज़मीन ख़त्म भी होती है कहीं, नहीं, वो तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो वहीं पे आते हैं हम सफ़ेयर वाली फॉर्म में। अगर ये आपका सफ़ेयर है, राइट, यहाँ पर आप खड़े हो, किसी तरह से आपका कद इतना लंबा हो गया है, ओके। अब आप यहाँ से मारते हो, तो क्या होता है कि जब आप यहाँ से फेंकोगे अर्थ के पैरेलल, तो ज़मीन की ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे वो गिर जाएगा। तो बच्चों अब आपने क्या किया कि इसको थोड़ा सा और स्पीड से फेंका, फिर से क्या होगा, ये जाएगी और अर्थ की जो फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। फिर से आपने ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंका, तो वो जाकर यहाँ पर टकराई, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पर क्या होगा कि आपकी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपके ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन क्या ही हो कि आप इसको और ज़्यादा स्पीड के साथ फेंको और ऐसा हो जाए कि ये यहाँ पर गिरने की बजाय अर्थ के ऑर्बिट पे चला जाए। अब ऑर्बिट पे कैसे जाएगा, इसको ना हम डिफरेंट फिगर में समझते हैं। देखो, ये है आपकी अर्थ, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका और वो समझो यहाँ पर आ गया। अब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, समझो वो थी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकेंड, उतनी स्पीड के साथ आपने फेंका,
8 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर का फासला तय करे। ओके, तो क्या होगा कि जब आपने यहाँ पे फेंका तो ये इधर नीचे हर पॉइंट पर क्या होगा कि ज़मीन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कह रही हूँ मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सही है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, मोमेंटम जो है वो इसका इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो ये दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इसको इस तरफ को एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगेगी। तो फिर से ये क्या होगा कि दरमियान वाला पाथ अटेन कर जाएगा। इस पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी टुवर्ड द सेंटर, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये फिर से डाउनवर्ड दरमियानी। तो इस तरह से ये पूरे सर्कल में मूव करता जाएगा, यानी हर पॉइंट पर वो चाहेगा तो सही कि वो ज़मीन के ऊपर गिर जाए, ज़मीन की फोर्स भी चाहेगी कि वो, यानी मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, लेकिन वजह क्या होगी, वजह उसकी ये होगी कि उसका मोमेंटम और ड्यू टू इनर्शिया और टेंजेंशियल वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, तो इस वजह से हर पॉइंट पर वो ऐसे रोटेट करेगा, यानी इस पॉइंट पर ये इसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में जा रही है अलॉन्ग द टेंजेंट, तो ये दरमियान में। ओके, अच्छा वैसे इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। जैसे अगर ये यहाँ पर आ जाए, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको इस डायरेक्शन में खींचना चाहेगी, तो ये खुद क्या करेगा बेचारा, कहेगा ना मैं तेरी मानता हूँ ना मैं तेरी मानता हूँ, मैं इधर जाता हूँ दरमियान में। सही है, और इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में रोटेट मूव करता रहेगा। चलो ओके, तो अब ये तो आपने पढ़ लिया कि ये सेंटर की तरफ यानी फ्रीली फॉल कर रहा होता है, यानी इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी होती है जी, ठीक है 9.8, और इसी वजह से अपेरेंट वेट आपको, रियल वेट इसका कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अपेरेंट वेट आपको इसका 0 नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये सर्कल में जब मूव करता है तो सर्कल में क्यों मूव करता रहता है, फ्री फॉल क्यों होता है? अब आप यकीनन ये कहोगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाती है और इस वजह से ये फ्रीली फॉल होता है, इसका वेट हमें फील नहीं होता। बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, होता ये है कि जो सैटेलाइट होते हैं ना बेसिकली वो ज़्यादा दूर नहीं जाते आपके सरफेस से, वो इतने पास ही होते हैं कि आलमोस्ट 100 किलोमीटर अबव चला गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वहाँ से भी इनको इतने करीब होते हैं कि अर्थ जो होती है वो राउंड होने की बजाय फ्लैट नज़र आती है। जैसे आप ये समझ लो जैसे आप जहाज़ पे बैठ के ऊपर चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो अर्थ होती है वो राउंड थोड़ी नज़र आ रही होती है, वो तो आपको फ्लैट नज़र आ रही होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, अब एक नई फिगर देखो, अब अगर आप से पूछा जाए, अब आप कहोगे कि मैम ऐसा ही है, चलो इसकी हम ऊपर मान लेते हैं कि कोई वेट नहीं है इसका, ठीक है मान लिया, तो ऐसा क्यों होता है कि ये दायरे में घूमती रहती है? अगर इसका वेट नहीं है तो फिर तो इसको नीचे कहीं गिर जाना चाहिए, स्पेस में कहीं गुम हो जाना चाहिए, तो ये ऐसा क्यों नहीं होता? तो फिर से वही बात कि वेट इसका ड्यू टू फ्री फॉल, यानी ग्रेविटी जो हमने पीछे अभी लिफ्ट वाला पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, तो उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो आपको 0 नज़र आता है। तो ये सर्कल में क्यों मूव करती है? अगर वेट नहीं है तो गिर जाए कहीं जाके खला में गुम हो जाए। तो बेटा इसका वेट नहीं है अपेरेंट वेट, लेकिन एक चीज़ ये है, समझो आपका सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो है इसके ऊपर इसको फोर्स तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, हर पॉइंट पे ग्रेविटेशन फोर्स तो इस पे लग रही है। अब आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ही लग रही है ना, इस डायरेक्शन में, और वो कितनी है एफ जी। अगर आपको याद हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो टॉपिक था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं होती, ठीक है, स्पेशल किस्म की फोर्स नहीं होती, बस उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट केसेस में
सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती हैं। जैसे अगर आप स्ट्रिंग ले लो तो उसमें जो स्ट्रिंग की टेंशन होती है, पत्थर उसके साथ मान लो घुमाना शुरू कर दो तो स्ट्रिंग की टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है। अगर आप बोहर का मॉडल ले लो, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है। लेकिन हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ना आपका एक जो कॉन्सेप्ट है, वो एक कंडीशन है, वो ज़रूरी है कि वो लगनी सेंटर की तरफ चाहिए। ठीक है, लगनी वो सेंटर की तरफ चाहिए। अब अगर आप गौर करो तो ये सेंटर की तरफ ही लग रही है नेट फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेंटर की तरफ ही लग रही है ना। तो इस वजह से ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना वो यहाँ पर एक्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर और इसको अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व कराती रहती है। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये जो सैटेलाइट है उसको इस दायरे में घुमाने के लिए आपको किसी और फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये इसकी जो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड होती है और इसका मोमेंटम यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है वो इसको एक सर्कल में बैलेंस कर देती हैं। तो ये हो गया आपका वेटलेसनेस का टॉपिक। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर फ्री फॉल कर रहा है तो इसके अंदर जो भी बंदा बैठा होगा उसका वेट नहीं होगा, उसको वो खुद को उड़ता हुआ फील करेगा, ज़मीन पे उस पर पाँव नहीं लगेंगे। तो इसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अब देखने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम उड़ रहे हैं, वी आर फ्लाइंग, लेकिन वहाँ पर चूँकि उन्होंने काफ़ी सारे काम करने होते हैं, काफ़ी सारे डेटाज इकट्ठा करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उनको ज़रूरत होती है ग्रेविटेशन फील्ड की। अब ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से लाई जाए उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। ठीक है, अब उसी को हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी को आप कैसे प्रोड्यूस करा सकते हो। तो बच्चों अब आप पढ़ने वाले हो टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम प्रोड्यूस कैसे कराते हैं? तो देखो, उसके लिए ना एक सिंपल टॉपिक ना आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बस आपने ना इसको इमेजिन करना है। फ्लाई व्हील पे बैठे हो कभी? और फ्लाई व्हील की जा रही हूँ, ये जो होती है फेरी व्हील जो ऐसी होती है और ये ऐसे जुड़ी होती है। जब हम छोटे होते थे हम तो बहुत बैठे थे, अब मुझे वॉमिटिंग आ जाती है दरअसल। ठीक है, तो यकीनन आप बैठे ही होगे कभी ना कभी। तो जब आप इस पे बैठते हो तो जब ये घूम रहा होता है, ठीक है, घूम रहा होता है डिस 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 डिस, तो क्या होता है कि आपको क्या फील होता है कि आप सेंटर की तरफ गिर रहे हो या बाहर की तरफ गिर रहे हो? क्या फील होता है ज़रा सोच के बताओ। ठीक है, ये घूम रहा है तेज 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 और आपको क्या फील होता है कि आप किस डायरेक्शन में गिर रहे हो जाके? ऑफ कोर्स आपको लगता है कि आप बाहर की तरफ गिर रहे हो, बाहर की तरफ गिर रहे हो ना। चलो, अगर आपको इसकी भी नई इमेजिनेशन आ रही, बड़ा टाइम हो गया कि आपने ये बच्चे वाले काम नहीं किए, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। ये आपके पास डिस्क है, ठीक है, ये है डिस्क, आपको यहाँ पे बैठा दिया किसी ने और इस डिस्क को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है बहुत तेज़ स्पीड से। तो आप किस डायरेक्शन में गिरोगे? क्या इस डायरेक्शन में गिरोगे या इस डायरेक्शन में गिरोगे? प्लीज़ अब ये ना कहना कि हम इस डायरेक्शन में गिरेंगे, आप इसी डायरेक्शन में गिरोगे। सही है, चलो अभी भी आपको समझ नहीं आई, अभी भी आप इमेजिन नहीं कर पाए, तो फिर मैं आपको, अगर आप लड़की हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये आप लड़की हो जी, हाय हाय आई एम अ प्रीटी गर्ल, हैं वो कौन सी थी, वट ये है आपके बाल। जब आप घूमना स्टार्ट करते हो तो वो आपके बाल किस डायरेक्शन में जाते हैं? बाहर की डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप दायरे में घूमते हो तो क्या होता है कि आपके जो फोर्स लगती है ना, दो तरह की फोर्स होती है। एक तो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको दायरे में घुमाती है और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती नहीं है, सिर्फ आपको फील होती है, इसी वजह से हम इसको सूडो फोर्स कहते हैं। ऐसी फोर्स जो होती नहीं है, बस फील होती है कि हो है। ठीक है, तो सीडो फोर्स का हमने पढ़ा हुआ है सारा वेटलेसनेस, रियल वेट और अपेरेंट वेट वाले में कि सूडो फोर्सेस क्या होती हैं।
तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च करो, कोई आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे स्यूडो फोर्स पे। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे चैनल की देखनी है। तो इसका मतलब ये है कि दो फोर्सेस आप पे लग रही होती हैं, एक इनवर्ड डायरेक्शन में, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब होता ये है कि समझो ये आपका सैटेलाइट है। टिंग टिंग। ये है, ये क्या बन गया? पता नहीं ये क्या बन गया। खैर छोड़ो इसको, हम ये बनाते ही नहीं है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है भाई, क्या करूँ मैं। तो समझो आपके पास ये भाई है सैटेलाइट, ओके। ये है इसका सेंटर। यहाँ पर आप खड़े हो और बड़े परेशान हो कि भाई मैं तो यहाँ पे काम करने के लिए आया था, काम तो मैं कर ही नहीं पा रहा, तो अब मैं क्या करूँ। तो फिर एकदम से आपको याद आता है कि ओ अच्छा, कि जब हम सेंटर में घूमते हैं तो हम पर एक फोर्स लगती होती थी जिसको हम सूडो फोर्स कहते थे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी जो बाहर की तरफ धकेलती होती थी। तो आप क्या करते हो, पीछे फ़ोन लगाते हो। फ़ोन लगा के आपने कहा कि हमारे ये जो सैटेलाइट है इसको घुमाना शुरू कर दो, ओके। तो जब वो घुमाना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि ये इस डायरेक्शन में चलो घूमने लग गया। अब इस डायरेक्शन में घूमने लग गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको चलो ओमेगा वेलोसिटी के साथ आप रोटेट करने लग गए। सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको रोटेट करा रही है। लेकिन एक ऐसी भी तो फोर्स है जो आपको बाहर वाली साइड पे धकेल रही है, ऐसा ही है। तो वही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो असल में है नहीं लेकिन है बड़े काम की, वो आपको बाहर की तरफ ऐसे रिपेल करेगी फ्रॉम द सेंटर। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। अब आएगा मजा भी दो है। ये मुझे डायलॉग कहाँ से याद आ रहे हैं। अच्छा खैर, तो क्या होता है कि ये वाली जो जब आप इसको रोटेट कराओगे ऐसे, तो यहाँ पर आपको इस पे धकेल देगी इस दीवार के साथ। सही है, यहाँ पे जब धकेलेगी तो आपका फर्श क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, बल्कि आप इस दीवार पर ऐसे खड़े होगे, ठीक है। यानी ऐसे, ऐसे यानी ऐसे नहीं, ऐसे। तो ये आपके लिए फ्लोर का काम करेगी। और इस दीवार पर जितना चाहो आप चल फिर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड दे रही है, फोर्स दे रही है, जिसमें आप अपने पाँव जो हैं वो इस फर्श पे जमा सकते हो, इस वॉल पे जमा सकते हो, ठीक है। समझो कि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलो शुक्र है हो गया। तो अब आपने करनी है इसकी डेरिवेशन, कि अब आपको ऑफ कोर्स इतना तो पता हो कि भाई हमने कितनी वेलोसिटी के साथ घुमाना है इसको, ठीक है, और ग्रेविटेशन फील्ड कितनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्योंकि आप गए हो ज़मीन से, वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल। अब आपको एक्सेलरेशन इतनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब आप इतनी एक्सेलरेशन चाहते हो कि यानी इतनी एंगुलर स्पीड चाहते हो कि एक्सेलरेशन इतनी प्रोड्यूस हो। भाई हमें सारा कुछ नहीं पता, सारा कुछ हम एडजस्ट कर लेंगे, बस हमें ग्रेविटी इतनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे पहले एक फार्मूला ड्राइव करने के लिए। अब फार्मूला कैसे ड्राइव करोगे, देखो अब ये ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, सही है, तो इसके अंदर क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। पर आपको चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लेना हो तो वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है आपके पास यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा AC इज इक्वल टू आर थीटा स्क्वायर
बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये टी क्या है? टी है यहाँ पर टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड का मतलब होता है ये आपका स्पेस क्राफ्ट समझो, रोटेट कर रहा है ना, तो एक रोटेशन कंप्लीट कराने में वो कितना टाइम लेता है, वो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड वैसे आप 10th में पढ़ चुके हो, दोबारा से इसका फॉर्म डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन। ओके, तो यहाँ पर अब देखो, अगर वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना, तो सर्कल का पूरे का एंगल कितना होता है, 2 पाई। तो AC यहाँ पर आ जाएगा R 2 पाई का स्क्वायर, और टाइम तो टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम यानी वही है ना, टाइम पीरियड हमने कितना लिया है, पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। तो ऑफ कोर्स हमने फिर लेंथ भी तो पूरे सर्कल की लेनी है ना, थीटा बाई टी, तो थीटा भी पूरे सर्कल का और टाइम भी। अब यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये आपको कितनी चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर चाहिए 9.8, क्योंकि आप कहाँ से आए हो, ज़मीन से आए हो, और वहाँ पर आपको आदत है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा g इज इक्वल टू 9.8 ही होती है, तो आपको 9.8 ही चाहिए। तो यहाँ पर आप g की वैल्यू लगा सकते हो, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ओके, अब आपने करना ये है कि एक टर्म यहाँ पे यूज होगी फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी भी आपने पढ़ी है 10th के पहले चैप्टर में, जहाँ पे आपने टाइम पीरियड पढ़ा था। नहीं पढ़ी तो खैर है, आप दोबारा पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर ये कितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है, नंबर ऑफ रोटेशंस। ये आप इस फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। रोटेशंस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली 1/t इज इक्वल टू f। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, g इज इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर, और इसकी जगह पे 1/t स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 पाई स्क्वायर आर जी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब दोनों साइड्स पर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पर ये बाहर आ गया 1/2 पाई, ये आर मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था, ये नीचे आना है, ठीक है। तो ये 2 पाई बाहर आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपके पास g/r इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ से आपको पता चलता है कि आप 1 सेकंड में इसको कितनी रिवोल्यूशन कराओ इसके सेंटर के अलोंग, कि आपका जो आपको जो एक्सेलरेशन मिले वो 9.8 के इक्वल मिले। ठीक है, अब हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी को, कि आपको जो एक्सेलरेशन मिले वो 9.8 मिले। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो आपको पता है g तो होता ही 9.8 है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, 1/2 पाई भी कांस्टेंट है। तो r का समझो, r आपको दिया हुआ है, यानी रेडियस ऑफ सैटेलाइट जो है वो दिया हुआ है जी 32.9। ठीक है, तो रेडियस आपको 39.2 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो कि हमें 9.8 ही मिले जी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए इसका फॉर्मूला लगा दो, 1/2 पाई अंडर रूट जी, आपके पास कितना है 9.8, क्योंकि आपको इतना ही लेना है। रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 39.2 मीटर्स। तो जब आप इसको करोगे 1/2 पाई, ये आ गया आपके पास 1/4। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 1/2 पाई इंटू 1/2 यानी 1/4 पाई। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो इधर ही आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आसान सा ही,
अब आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, अब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी हमने रखनी है जी 2 मीटर 2 हर्ट्ज, सॉरी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज रखनी है हमने। आप अपना रेडियस एडजस्ट कर लो, ठीक है, कि आपने कितना करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड हमें फोर्स जो है वो हमें इतनी चाहिए कि जो 9.8 का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा सके, इससे अगल बगल नहीं होना चाहिए। तो अब आपने क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रेडियस आपने खुद से कैलकुलेट करना है। फिर से फार्मूला लगा लो, क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g/r। सही है, तो फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है, यहाँ पे लगा दो फिर 2 हर्ट्ज 1/2 पाई, ये हो गया 9.8, और रेडियस आपने फाइंड करना है। अब ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 पाई अंडर रूट 9/g 9.8/g। दोनों साइड पे स्केयर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 पाई स्केयर इक्वल टू 9.8/r। अब आपने r कैलकुलेट करना है, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये आपके पास रेडियस कितना हो जाएगा, 9.8/16 पाई स्केयर। सही है, इतना रेडियस आपका होना चाहिए। फॉर्म आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। तो इसका मतलब है कि दो ही चीज़ें हैं जिनको आप चेंज करा सकते हो, फ्रीक्वेंसी या रेडियस। अब एक और चीज़ आपको इसी फार्मूला से पता चलती है, वो क्या पता चलती है भला, आपके पास फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आया है ना, वो आया है 1/2 पाई अंडर रूट g/r। अब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट सारा हटा दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r। तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, कि आपका रेडियस जितना बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और जितना रेडियस कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा। यानी अगर बड़ा सैटेलाइट है तो उसको आपको आहिस्ता घुमाना पड़ेगा, 1 सेकंड में कम रोटेशंस आपको चाहिए। लेकिन अगर आपका सैटेलाइट छोटा है तो उसको आपको ज़्यादा तेज़ी से घुमाना पड़ेगा। सही है, इसी को देखने के लिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि देखो, कहते हैं पहले आपका रेडियस जो था ना सैटेलाइट का वो था r, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी थी f। अब वो कहते हैं कि आपने जो रेडियस है वो बढ़ा के कर दिया है 4r, रेडियस आपने 4r कर दिया है, तो फ्रीक्वेंसी जो 2 है यानी f1 लिख लो इसको, फ्रीक्वेंसी 2 आपने फाइंड करनी है कि अगर रेडियस आपने 4r कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, कम होगी ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो कितनी होगी, ज़्यादा होगी तो कितना होगी। देखो, जब उसका फ्रीक्वेंसी f थी तो रेडियस कितना था r, तो ये आ गया 1/2 पाई अंडर रूट g/r, राइट। अब उन्होंने क्या किया है, रेडियस को कर दिया है 4r, तो फ्रीक्वेंसी 2 आपके पास कितनी हो गई, 1/2 पाई, g तो वैसे का वैसे रहा, r जो है वो 4r हो गया। सही है, अब ये 4 बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, ये वाला 4r और 1/2 पाई और यहाँ पर g/r। ठीक है, अब इतना इतना आपके पास क्या था, फ्रीक्वेंसी थी ना, तो f2 इज इक्वल टू 1/2 f1। तो इसका मतलब है कि अगर आप रेडियस को 4 गुना करते हो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले के मुकाबले में आधी रह जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेडियस को 9 गुना करते हो तो फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले में 1/3 रह जाएगी। अगर आप उसको 16 गुना करते हो तो फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले में कितनी रह जाएगी, 4 गुना रह जाएगी, 1/4 टाइम रह जाएगी ना। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जब आप रेडियस को बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। अब आगे एक और क्वेश्चन है। अब देखो, अब वो कह रहे हैं कि जी हम रेडियस को बढ़ा ज़्यादा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो फिर उसका साइज़ का मसला हो जाता है और फिर वो उसका जो खर्चा होता है उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि रेडियस उतना ही रहे, बस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जाए। यानी समझो वो कहते हैं कि रेडियस कितना था, r था, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी, f थी। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर आपने कर दिया है कितना, 2f, फ्रीक्वेंसी को आपने 2f कर दिया है। चलो 2f की जगह पे 3f रख लो, फ्रीक्वेंसी को आपने 3f रख दिया है, कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को आपने बढ़ा दिया है
और आर प्राइम आपने फाइंड करना है कि अब आर जो है वो कम ज़्यादा कितना होगा। तो यहाँ पर पहली वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी एफ, तो 1/2 पाई अंडर रूट g/r। अब अगली फ्रीक्वेंसी जो है वो उन्होंने कितनी कर दी है 3f, 1/2 पाई और आर प्राइम आपने फाइंड करना है। जी तो वैसे का वैसे रहेगा, आर चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखो, यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालो ना, तो यहाँ पे स्केयर लोगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्केयर एफ। तो यहाँ पर जी आ गया और यहाँ पे आ गया 1/r। अब आर निकालना तो इसको एक दूसरे के साथ रिवर्स कर दो, तो आर आ जाएगा आपके पास g/4 पाई स्केयर एफ स्केयर, ये आ जाएगा ना। इसी तरह अब यहाँ से आर निकाल लो, तो यहाँ पे स्केयर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 9f स्केयर 4 पाई स्केयर और यहाँ पे आ गया g इज इक्वल टू 1/r प्राइम। सही है। तो जब इसको रिवर्स करोगे तो ये क्या आ जाएगा r प्राइम इक्वल टू g/9f स्केयर 4 पाई स्केयर। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो इतना इतना जो है वो फ्रीक्वेंसी की ये वाली वैल्यू नहीं है रेडियस की, तो इसका मतलब है कि r प्राइम आपके पास कितना हो जाएगा 1/9 इंटू आर, यानी पहले के मुकाबले में रेडियस को आपको 9 गुना कम करना पड़ेगा, 1/9 टाइम्स कम करना पड़ेगा। तो बच्चों ये था आपका वेटलेसनेस और आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।